गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इसमें हम जानेंगे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है वो कैसे प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर और इसके क्या क्या रीजंस हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक्स के बारे में जानना पड़ता है कि जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कॉज क्या है, कितने टाइप्स हैं। So before starting this, take a look of the genetic disorder. So genetic disorders जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स के बेस पर होता है, इसमें के बेस पर होता है। जैसे कि कोई क्रोमोसोम नंबर कहीं पर बढ़ जाता है और कहीं पर क्रोमोसोम नंबर का लॉस हो जाता है, जिससे कि ये डिसीजेस होती हैं। तो क्रोमोसोमल एवरेशंस के कारण होता है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर्स को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, लाइक टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, ये सारी हम देखेंगे। और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो जीन के अंदर म्यूटेशंस आने के कारण होते हैं। कोई क्रोमोसोम है उसके अंदर प्रेजेंट डीएनए और डीएनए के अंदर प्रेजेंट जो बेस पेयर होते हैं उनमें चेंजेस आने के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसी का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और ये कैसे डिसऑर्डर अकर होता है। तो सिकल सेल एनीमिया इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 के कारण होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं और जो 23rd पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम के कारण हो रहा है और ऑटोसोम्स में भी कौन से क्रोमोसोम पर 11th नंबर क्रोमोसोम पर डिसऑर्डर आने से होता है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से द इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन क्रोमोसोम नंबर 11th। तो क्रोमोसोम नंबर 11th के कारण ये डिसीज हो रही है, प्रॉब्लम आने से ये डिसीज हो रही है। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की चेन प्रेजेंट होती हैं। तो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है वो क्यों होता है? क्योंकि बीटा चैन के 6 नंबर पोजीशन पर, इन बीटा चैन जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो हमारी हीमोग्लोबिन की जो चैन चल रही होती है उसमें 6 नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए, लेकिन उसकी जगह क्या बनने लगता है? वैलिन बनने लगता है। ग्लूटामिक एसिड इज अमाइनो एसिड, वैलिन इज ऑल्सो अमाइनो एसिड विच कंट्रोल ऑन द शेप ऑफ अवर आरबीसी, जो कि हमारी आरबीसी को कंट्रोल करने का काम करता है, आरबीसी के शेप को कंट्रोल करने का काम करता है। हमें मालूम है कि आरबीसी के शेप नॉर्मल व्यक्ति में किसी आरबीसी की का जो शेप होता है वो कैसा होता है? दैट इज बाइकॉनकेव शेप। लेकिन अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर वैलिन बनने लगे तो उसका शेप सिकल शेप हो जाता है, जिससे कि हमें एक डिसीज हो जाती है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो ये कहाँ होती है? बीटा चेन जो होती है हमारी हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में 6 नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये डिसीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती क्यों है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें वैलिन प्रेजेंट होता है, वैलिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से जो शेप है हमारी आरबीसी की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पूरी का पूरा फिनोमिना है वो होता कैसे है, ये क्यों ऐसी शेप चेंज हो जाती है या ये कैसे शेप चेंज होती है। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो शो है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज
अ नॉर्मल एचबी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ये पार्ट शो करा गया है, और ये दूसरा पार्ट जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के एलील को शो कर रहा है। कि जैसे मान लिया कि मुझे सिकल सेल एनीमिया टाइप की कोई डिसीज नहीं है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड कंटेंट है, आरबीसी है, वो कैसी होगी, नॉर्मल शेप की होगी, जैसी कि होनी चाहिए। लेकिन ये कंट्रोल कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे होंगी। तो सपोज दिस इज अ नॉर्मल एचबी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का एलील मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये जो पार्ट मैंने ले रखा है दैट इज अ सम पार्ट ऑफ जीन डीएनए डबल स्ट्रैंड। ये जो कुछ पार्ट मैंने ले रखा है दैट इज अ डीएनए, ये कोई डीएनए का पार्ट है। इस डीएनए के अंदर जो जीन है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से ये डिसीज हुई है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डीएनए का एक पार्ट है वहां पर जो बेस पेयर जुड़े हुए हैं दैट इज CTC, साइटोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, और जो इसका कोडॉन, जो इसका कोडिंग स्टैंड है दैट इज GAG, गुआनोसिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। देखिए होता क्या है, डीएनए जो है हमारा वो डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें एक टेम्पलेट स्टैंड होता है और दूसरा स्टैंड कोडिंग स्टैंड होता है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड पर साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन बेस पेयर है, तो इनके कंप्लीमेंट्री एंड पर, कंप्लीमेंट्री एंड दैट इज कोडिंग एंड, इनके कंप्लीमेंट्री एंड पर सी से हमेशा क्या जुड़ता है, G मतलब गुआनोसिन, थाइमिन से हमेशा एडेनिन ऐड होता है और साइटोसिन से हमेशा गुआनोसिन और गुआनिन ऐड होता है। तो ये हमको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंड क्या होते हैं और टेम्पलेट एंड क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीएनए होता है हमारा उसके पास कोडॉन तो होते हैं, कोड्स तो होते हैं प्रोटीन को कोड करने के लिए, लेकिन ये अपने आप प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता है। डीएनए के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो कोड खुद से अपने आप किसी प्रोटीन बनाने के लिए कोड कर सके। इसीलिए वो कौन सी प्रोसेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। तो इस डीएनए में कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, डीएनए अपने जो प्रोटीन कोड होते हैं, अपने अंदर प्रेजेंट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि कोड फॉर्म में रहती है, उसको आरएनए पर ट्रांसफर करता है, मीन्स एमआरएनए बनाता है। तो ये जो कोडिंग स्टैंड है, ये जो कोडिंग स्टैंड है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, GAG, जो ये कोडिंग स्टैंड था दैट इज GAG। ये क्या होता है, नोन एज कोडॉन दैट हैव एबिलिटी टू फॉर्म वन अमाइनो एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, कोडॉन, क्योंकि एमआरएनए के पास एबिलिटी होती है कि वो कोडॉन को ओपन कर सकता है और उससे उसके अंदर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू कोई अमाइनो एसिड फॉर्म कर सकता है, मतलब प्रोटीन फॉर्म कर सकता है। तो जो एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हुई, जिससे कि ग्लूटामिक एसिड बना। ये तो था नॉर्मल व्यक्ति में जिसको ये डिसीज नहीं है, जिसके अंदर आरबीसी की जो शेप है वो कॉनकेव शेप है और वो व्यक्ति नॉर्मल है, तो उसमें ये प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल है जिसको ये डिसीज है, तो वहां पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी डीएनए का एक पार्ट है दैट इज, वहां पर जो कोड है वो क्या है, CAC, साइटोसिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। अब देखिए यहाँ पर क्या था, CTC और यहाँ पर क्या हो गया, CAC। मतलब एक कोड में जो हमारा जो बेस पेयर है डीएनए का, एक बेस पेयर यहाँ आकर चेंज हो गया है, T की जगह क्या आ गया, A, दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन। अगर मेरे अंदर भी ये अभी ये चल रहा है, अगर हमारे अंदर म्यूटेशन आ जाए और म्यूटेशन के थ्रू मेरे अंदर थाइमिन रिप्लेस हो जाए, थाइमिन रिप्लेस होकर क्या बना दे, एडेनिन, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बेस पेयर चेंज हो गया है। तो इस टाइप्स के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। जब कोई एक बेस पेयर अचानक से म्यूटेट हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये एक एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या होगी, पॉइंट म्यूटेशन, थाइमिन जो था वो एडेनिन के साथ रिप्लेस हो गया है। तो अब यहाँ पर जो इसका कोडिंग स्टैंड होगा दैट इज इट्स कोडिंग स्टैंड, तो C के अपोजिट क्या आएगा, गुआनोसिन, A के अपोजिट क्या आएगा, थाइमिन एंड C के अपोजिट फिर से गुआनिन आएगा। करेक्ट, आई थिंक समझ आ रहा होगा।
अब देखिए, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड से डीएनए, आपको पहले ही मालूम है कि डीएनए जो है वो अपने आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, दैट हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड, उसको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जाना पड़ेगा और एमआरएनए बनाना पड़ेगा। मतलब अपना जो कोड है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, उसको उसे एमआरएनए पर ट्रांसफर करना पड़ेगा जिससे कि प्रोटीन बन सके। तो जब यहाँ से ये जो कोड है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी, यू और जी। यहाँ पर थाइमीन की जगह पर यू लिखा हुआ है, यहाँ पर एडेनिन था तो एडेनिन, लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में हमको मालूम है कि थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। थाइमीन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। थाइमीन केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। तो ये जो कोड है जब आरएनए बनाएगा तो वहां पर थाइमीन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल। बस जैसे ही यहाँ पर यूरेसिल आता है तो कोड इज GUG, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाती है। और जब यही एमआरएनए जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जाता है, इस कोड को ओपन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो यहाँ से जो कोड ओपन होने के बाद जो इंफॉर्मेशन निकलती है, दैट फॉर्म वेलिन, जिससे कि वेलिन बन जाता है। तो नॉर्मल कोई है तो उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड बनेगा, और जब एबनॉर्मल मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज हो जाती है, तो वहाँ पर जो कोड है वो ओपन होकर वेलिन बना देता है। सो वी कैन से कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। अब ये जो वेलिन बन गया है, यही रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज आवर आरबीसी शेप। ये हमारी आरबीसी की शेप को चेंज कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो वेलिन बना हुआ है और जो ये ग्लूटामिक एसिड है, ये दोनों ही आरबीसी की शेप को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति में ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होता है जो कि आरबीसी की शेप को बाइकॉन्केव रखता है, और लेकिन जिसमें वेलिन बनने लगता है तो उसके अंदर जो आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और वो चेंज होकर सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, या ये जो प्रोसेस है वो ऐसे कैसे प्रेजेंट हो जाती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि जिस जगह पर वेलिन प्रेजेंट होता है, वेयर वेलिन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन दे विल ज्वाइन। जहाँ पर वेलिन प्रेजेंट होता है तो वो वेलिन जो है वो आपस में क्या कर जाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं, जिससे कि बॉन्ड बनने लगते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर बॉन्ड बनने लगते हैं, बॉन्डिंग होने लगती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होने लगता है, जिससे इस पॉलीमराइजेशन के थ्रू नेटवर्क ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाता है। नेटवर्क ऑफ हीमोग्लोबिन का नेटवर्क बन जाता है, काफी सारा हीमोग्लोबिन एक जगह पर नेटवर्क की फॉर्म में कलेक्ट होने लगता है, जिससे कि जो आरबीसी की शेप होती है वो अब स्टेबल नहीं रह जाती है, अनस्टेबल हो जाती है आरबीसी की शेप, और वो जो नॉर्मल शेप है बाइकॉन्केव वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी के अंदर। जब ये जो शेप है नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप, जब ये चेंज हो जाती है वेलिन बनने के कारण सिकल शेप में, जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। आपको मालूम है जब आरबीसी की शेप सिकल शेप हो जाती है तो ये जो आरबीसी है वो लॉन्ग हो जाती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और ये हमारे अंदर प्रेजेंट जो नैरो कैपिलरीज हैं उनमें ये अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे कि जगह जगह पर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, जगह जगह जमने लगता है ब्लड। ठीक है, जिससे कि ब्लड की सप्लाई, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई, हमको मालूम है हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो उसके साथ साथ ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुक जाती है या कम हो जाती है। धीरे धीरे ये सप्लाई ब्लड की या ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और हमको मालूम है सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, ब्रेन में। सो ये ब्रेन डैमेज की तरफ भी लेके जाता है। अगर ये डिसीज हो जाए तो उस डिसीज में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्रेन सबसे पहले डैमेज हो जाए। ठीक है, अच्छा, जब इससे कुछ इस डिसीज के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका जो इफेक्ट था वो मैंने आपसे डिस्कस करा और बताया कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर ये सिकल शेप चेंज हो जाती है। अब हमने देख लिया यहाँ पर कि जब ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, यानी कि ब्लड की कमी हो रही है,
तो ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो अब यहाँ पर बॉडी में जो एनीमिया हो रहा है दैट इज ड्यू टू द चेंजिंग इन शेप ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी की शेप में चेंज होने के कारण एनीमिया हो रहा है, और शेप कैसी हो रही है, सिकल शेप। इसीलिए हम इस डिसीज को क्या नाम दे देते हैं, सिकल शेप एनीमिया। अच्छा, इस डिसीज का एक थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बेनिफिट भी है कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर इस डिसीज का थोड़ा सा बेनिफिट भी है। दैट इज इट रेजिस्ट टू मलेरिया पैरासाइट। जिस किसी को भी ये डिसीज हो जाती है तो वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन मलेरिया डिसीज से रेजिस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज मलेरिया पैरासाइट्स कांट बी पेनिट्रेट द सिकल शेप ऑफ आरबीसी। जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो सिकल शेप आरबीसी जो होती है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो आरबीसी को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है तो उनको मलेरिया जैसी डिसीज नहीं होती है। आई थिंक ये पूरा का पूरा होल कॉन्सेप्ट आपकी समझ आया होगा। थैंक यू।